आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति क्या है। आज हम उनका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में परिवार सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होता था, जिसे कुल कहा जाता था, और कुल का मुखिया कुल कहलाता था। तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई परिवार थी, परिवार को कुल कहा जाता था और कुल का मुखिया कुल कहलाता था। कुल से ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी था। ग्राम से विष बनता था, जिसका विषपति मुखिया था, और उसके बाद जन, जिसका मुखिया जनपति कहलाता था, जो पूरे राष्ट्र के लिए था। जनपति के लिए कहीं कहीं गोप शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और राजा जो जन था उसके लिए गोप्ता जनस्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। राजा चूंकि बाद में आने वाले राजा की भांति नहीं था, ऋग्वेद में ये ध्यान से आप पढ़ना कि राजा एक कबीले का, एक कुल का संरक्षक था, रक्षक था और युद्ध का नेता था। सबसे ज्यादा चोरी पशुओं की होती थी, तो उनके लिए उनका नेतृत्व जो करता था वो राजा था, गोप्ता जनस्य था, गोप था, रक्षक था और युद्ध का नेता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण, कबीलाई परिषदों यानी राजनीतिक इकाइयों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में राजनीतिक इकाइयां सभा, समिति, विदत और गण का उल्लेख मिलता है। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। इसका उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में हुआ है, सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। सभा उच्च वर्ग, वृद्ध जनों की, श्रेष्ठ जनों की सभा थी। इसमें चुने हुए व्यक्ति होते थे, और समिति संपूर्ण प्रजा की होती थी। तो ध्यान रखना, सभा और समिति, बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है। सभा वृद्ध जन, श्रेष्ठ जन व्यक्तियों की संस्था थी, और समिति आम जन की सभा थी। ये दोनों राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखती थी। सभा और समिति का जो राजनीतिक कार्य था वो राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल करना था। समिति राजा का चुनाव करती थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। लुडविग ने लिखा है कि समिति में सभी व्यक्ति सम्मिलित थे, जबकि सभा में केवल सभी ब्राह्मण और धर्म संरक्षक सम्मिलित होते थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। लुडविग ने लिखा है कि सभा अपर हाउस यानी उच्च सदन था, और समिति लोअर हाउस यानी निम्न सदन यानी लोकसभा की भांति कार्य करती थी। विदत जनजाति के नियमों का निर्धारण करना एवं उसके कार्यों को नियोजित करती थी। एक ऋग्वेद में युद्ध का नाम आता है दाश राज्य युद्ध, जो कि रोशनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था।
भरतवंश के राजा सूरदास, जिसके ऋषि वशिष्ठ एवं 10 राजाओं जिनके साथ विश्वामित्र थे, यानी 10 कबीले थे, उनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें सूरदास की विजय हुई। 10 जनों में अनु, युदु, तुर्वस, पुरु, ध्रुयु, पंच जन कबीले थे। इसके अलावा भलानस, कृशासीन, पक्था, अनिल आदि सम्मिलित थे। बाद में ये कबीले आपस में मिल जाते हैं और एक नया जन कबीला तैयार होता है। भरत और पुरु मिले और कुरुवंश हुआ। तुर्वस और कृवि मिले और पांचाल। तो राजा ऋग्वेद में भूमि का स्वामी नहीं था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था। भूमि सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। राजा को युद्ध के नेता होने के नाते उपहार और भेंट दी जाती थी, जिसको बलि की संज्ञा दी गई है। और ध्यान रखना, यही बलि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर के रूप में स्थापित हो जाती है। एक वर्ग पुरोहित जो युद्ध और शांति में कार्य करता था तथा राजा का पथ प्रदर्शक यानी परामर्शदाता होता था, वो धार्मिक अनुष्ठान के कार्य भी करवाता था। ऋग्वेद में एक शब्द स्पष्ट मिलता है जिसका अर्थ है गुप्तचर प्रणाली, यानी जो गुप्तचर दूत होते थे उनके लिए स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूर्व शब्द का इस्तेमाल दुर्गपति के लिए हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के लिए हुआ है। यहीं से एक निम्न और उच्च वर्ग की परिपाटी की शुरुआत होती है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पर सभी वर्गों के बीच एक भेद की परिपाटी पूर्णतया स्थापित लगती है। वहां पर एक अभिवादन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है कि ब्राह्मण के लिए आइए, क्षत्रिय के लिए आओ, वैश्य के लिए जल्दी आओ और शूद्र के लिए दौड़ कर आओ। तो ये एक जो सामाजिक भेदभाव की परिपाटी को परिलक्षित करता है। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार प्रथा थी। परिवार की संपन्नता, उसकी वृद्धता होती थी। परिवार पितृ सत्तात्मक था। पुत्र पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी था। ऋषि अंगिरस एक स्थान पर कहते हैं कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मां अनाज पीसने वाली हैं। यानी एक ही परिवार में रहते हुए वो अलग अलग कार्य करते हैं। विदुषी महिलाओं के भी नाम इस ऋग्वेद में हैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, सच्ची, पौलुमी, अर्चनाना, शाश्वती, ये ऋग्वैदिक कालीन विदुषियां हैं। विवाह की सामान्य उम्र 16 से 17 वर्ष थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। कन्या को विवाह के अवसर पर उपहार और भेंट जो द्रव्य दिए जाते थे उसके लिए वहतु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। गुरुकुल
शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा मौखिक थी। दास प्रथा के भी उल्लेख मिलते हैं। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन में विभक्त था। गाय एक पवित्र पशु माना जाता था, जिसके लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है वध करने योग्य नहीं। तो ऋग्वेद में वस्त्र पहनने के भी एनियदो वस्त्र नीवी शब्द का प्रयोग हुआ है। अधिवास ऊपर से धारण करने वाले वस्त्रों का भी उल्लेख हुआ है। पगड़ी का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट हम कल इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।